अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बर की ख़बर में शफ़ीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद साहब के साथ मैं इसारान आपको आज के दिन का खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये दिन अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। लाहौर में हल्की हल्की बारिश और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मुकामात पर बारिश की पेशन गोई की गई है। देखते हैं कि अखबारात ने किस तरह देखा कल के दिन को। एक झलक को देखते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट पर न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का भी वार। इंग्लैंड टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी की अफसोसनाक खबर आज के तमाम अखबारात की सुर्खी है। रोजनामा जंग ने दौरे इंग्लैंड की मनसूखी के हवाले से सुर्खी लगाई है। सिक्योरिटी खदशात, इंग्लैंड का भी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, फिर क्रिकेट धचका, इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान भी मनसूख। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इंग्लिश टीम के इनकार को अहमियत दी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया, खातीन की टीम भी न भेजने का ऐलान। रोजनामा नवाई वक्त ने दौरा इंग्लैंड की मनसूखी को हेडलाइन में कुछ इस तरह बयान किया है। ठोस वजह बताए बगैर बरतानिया भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से भाग गया। और रोजनामा दुनिया ने इस इशू को कुछ इस तरह शाया किया है। इंग्लैंड का भी दौरा पाकिस्तान मनसूख, अक्टूबर में मर्द और खातीन क्रिकेट टीमों को नहीं भेज सकते ECB। अंग्रेजी अखबारात ने दौरा इंग्लैंड की मनसूखी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात और अमरीकी ब्रॉडकास्टर की वज़ीर आज़म की तारीफ को नुमाया जगह दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, आफ्टर न्यूजीलैंड इंग्लैंड आल्सो कॉल ऑफ पाकिस्तान टूर। द न्यूज़ की हेडलाइन है, नाउ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पुल्स आउट ऑफ अक्टूबर ट्विन सीरीज। डॉन अखबार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात को मेन स्टोरी रखा है। अल्फाज हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स अप onslaught on chief election commissioner, says he is in league with sheriffs। डेली टाइम्स ने भी इसी इशू से मुतालिक सुर्खी लगाई है, गवर्नमेंट टेल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू स्टे न्यूट्रल। अमरीकी ब्रॉडकास्टर की वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों की तारीफ द नेशन की टॉप स्टोरी है। PM इमरान खान बीट्स वर्ल्ड लीडर्स टू सेव इनोसेंट लाइव्स। ये थी जी अखबारात ने किस तरह सूरत हाल को कवर किया। अब ज़रा रनडाउन की तरफ चलते हैं। रनडाउन क्या है आज का हमारे प्रोग्राम का, खबर की खबर का, फिर उसके बाद आपसे और शफ़ीक साहब, खालिद क़य्यूम साहब, सलमान आबिद साहब की तरफ चलेंगे और मुख्तलिफ़ ख़बरों के ऊपर हम तजिया करेंगे कि असल खबर के पीछे खबर क्या है। पाकिस्तान की मईशत, क्रिकेट और सियाहत पर एक और वार। बरतानिया ने भी दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या बनेगा? इलेक्शन कमीशन की हुकूमत से मुहाजराई जारी, सिलसिला कहां रुकेगा? शहबाज शरीफ की सोलो फ्लाइट, पंजाब का हंगामी दौरा शुरू, मरियम आउट। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम का बिल तैयार। आज के प्रोग्राम में रोजनामा एक्सप्रेस, ट्रिब्यून एक्सप्रेस और डॉन का इदारिया भी शामिल है और अहम आज के प्रोग्राम में रोजनामा दुनिया में खुर्शीद नदीम साहब का कालम भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ट्विटर पे टॉप ट्रेंड क्या रहा, इस पे भी बात करेंगे। शफीक साहब, एक शेर है, वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं। ठीक है, अखबार उठाएं तो कोई खबर ऐसी नहीं लगती जो दिल को भाई के अच्छा यार चलो कुछ खबरें अखबार के अंदर बहुत होती हैं, सफ़े जो हैं वो भरे हुए होते हैं, बल्कि इश्तिहारात आजकल कम है, जिस वजह से जो प्राइवेट बिजनेस है आपको पता कम है, तो खबरों से बैक पेज फ्रंट पेज सारे भरे हुए हैं, लेकिन ये सारी खबरें एक दिन पहले टीवी पर चल चुकी होती है। अखबारात को वैसे अब चाहिए फॉलोअप पे चले जाए, एक स्टेप आगे चले जाए। यही अलमिया कि हमारा ख्याल था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो कोई हमारे प्रिंट के जो दोस्त हैं वो इन्वेस्टिगेटिव काम करेंगे। खैर वो नहीं किया। मैं आता हूँ मौजू की तरफ कि जो क्रिकेट सीरीज़ का आपने कहा कि जी ये इंग्लैंड भी चला गया और आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया कि इंग्लैंड का क्या बनेगा। देखिए, इसके पीछे ना मुझे कोई ग्लोबल मुझे ना साजिश नज़र आ रही है। टारगेट क्या किया है उन्होंने? सिर्फ क्रिकेट टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान की इकॉनमी को टारगेट किया है, पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की सयाहत को टारगेट किया है और पाकिस्तान को बैकफुट पे ले गए। और देखें अगर इसको मैं इसको लिंक करूं, जो अब्दोज का मुआहदा था, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के फ्रांस तोड़ के उन्होंने दूसरी जगह उन्होंने अप्रोच कर लिया,
तो यदि इसमें ये भी देखें, ट्विटर पे ये भी चीज़ें चल रही हैं कि जो पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को JF-17 थंडर तैयारे फ़रोख्त किए हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि देखें, अगर आप शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जितनी उनकी फ़ौज नहीं है इतनी हमने उनको सिक्योरिटी दे दी है, और हेलीकॉप्टर और फौज ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है, और फिर भी हमें वो बताने को तैयार नहीं किया है। तो मुझे तो इस फ्रैंकली स्पीकिंग इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नज़र आ रही है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी, मईशत और पाकिस्तान को जो एक समाजी नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया। और ये बड़ी कुछ एस्टैब्लिश चीज़ है, ये इसको ईजी ना लें आप। ठीक है, मैं एक रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा, फिर आप दोनों की तरफ में आता हूँ। न्यूजीलैंड की जानिब से एकतरफा तौर पर दौरा मंसूख किए जाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान का दौरा खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ की ज़हनी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें अंदाजा है कि इस फैसले से PCB को शदीद मायूसी होगी, जिसने अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए अनथक मेहनत की, जबकि PCB का गुज़िश्ता 2 माह के दौरान इंग्लिश क्रिकेट के लिए ताउन दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कमिटमेंट पूरी न करने पर अफसोस है। अपने ट्वीट में रमीज राजा का कहना था कि हमारे लिए ये वेकअप कॉल है कि हमने दुनिया की बेहतरीन टीम बनना है और हमने कोई जवाब दिए बगैर सबके खिलाफ बेहतरीन टीम बनकर खेलना है। हमने बेहतरीन टीम बनकर खेलना है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं लेजेंड हमारे और एक अजीम क्रिकेटर, एक अजीम बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब। उनसे पूछते हैं कि ये सूरत हाल पे उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया सर, क्या चक्कर क्या चल रही है? देखिए नहीं, ये इन लोगों का तो ये है, देखें इंग्लैंड न्यूजीलैंड ये लोग ना एक दूसरे को है ना वो करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं और उसके बाद है ना डिसीजन लेते हैं, क्योंकि नस्ल तो एक ही है ना। तो इन लोगों के तो अक्सर है ना ये वो नहीं है लाइक पाकिस्तानी, ये हो कि हम तो फाइट करते हैं कि अच्छा वहाँ ऐसी चीजें वी विल कम। इससे पहले हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितने दौरे किए, कहाँ किए, इंडिया में किए, जबकि श्रीलंका में किए, जबकि हम लोगों की जानों पे पड़ी थी कि फिर भी हम रहे, हमारे यहाँ से ऑर्डर था कि नहीं इस पे हम रुके थे। हम 3 महीने वहां पर रुके रहे, कहीं भी खेलते भी रहे सारे कुछ। तो देखिए क्रिकेट में तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और जब ये जो होम सीरीज होती है और अगली सीरीज ये नहीं वन साइडेड होती है, वो आते हैं तो हम भी जाते हैं, ये चीजें होती हैं, ये इस तरीके से है ना टूर बने हुए होते हैं। अच्छा सर, इंग्लैंड ने जो तोजी पेश की है वो कह रहे हैं कि जी खित्ते की सूरत हाल ठीक नहीं। दूसरी जानिब उनके खिलाड़ी जो हैं वो बेताब है IPL खेलने के लिए, यहाँ तक कि 5वां टेस्ट जो है इंग्लैंड इंडिया का वो भी कहा जाता है मुलतवी IPL की वजह से कर दिया गया। तो सर ये दौरा में यार क्या है? देखें ना, बिकॉज उनको पता है ना, वो सब देखें इंडिया जो जाते हैं वो माल के चक्कर में जाते हैं, उनको माल मिलता है, सारा कुछ मिलता है। अब उसको उधर से माल लेना और दूसरों का तकरीबन इक्वल है, वो इसलिए कि उनकी 100 करोड़ की आबादी है, वो 1 रुपए में रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकेंगे। हम जो माशाल्लाह हमारी 16-17 करोड़ हमारे जो है, वी आर मच बेटर देन दिस पीपल। आप इंडिया में जाके हालत तो देखें, ये तो आपको नजर आता है। हम तो घूमे हुए, आप जब इनके दूसरे स्टेट्स में जाओ तो वहाँ बेचारे लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने को नहीं है, झुकी नहीं है, फुटपाथ पे लाखों की तादाद में लोग सोते हैं। पाकिस्तान तो माशाल्लाह इंडिया के अगेंस्ट चुप रहेगा, यानी कि अल्लाह ताला हमेशा रखेगा। हम तो एक तरीके से आप सोच नहीं सकते कि हम इनके ऊपर कितने हर तरह से हावी हैं। ठीक है जावेद भाई, एक है तो धचका न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेक्टेड है, तो अब क्या कौमी टीम को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वर्ल्ड कप तो सर पे आ गया है। देखिए अल्लाह मालिक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए ये चीज को है ना हमें लेना ही नहीं चाहिए, राइट। हम अगर इसमें चले वो नहीं आएगा, नहीं वी आर सुपीरियर। हमारे लड़कों को मैं कहूँगा यार वी आर, बस जब हमें मैच मिले बल्ले से है ना इनको है ना सिखाना है, हमारे बल्ले चलने चाहिए। बल्ले चलेंगे तो देखो ये सब के सब नीचे रहते हैं। मैं कहता हूँ ना कि आपको मैं अपने लड़कों को जो होते थे उनको कहने बैट चलाओ, जाओ मिडल में जाओ, बैट चलाओ, 100 कर दिए, सब है ना आपके घुटनों पे आ जाते हैं। आप मैच जीत जाओ, सारे के सारे दुनिया जो है ना उसको भाई। तो क्रिकेट में अब ये बताइए कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच है इंडिया के साथ, प्रेशर मैच है और कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वर्ल्ड कप में हमारा, तो क्या करना चाहिए सर?
नहीं, बिल्कुल कोई फिक्र की बात नहीं है। क्रिकेट में देखें, क्रिकेट में हार जीत होती है। सबसे पहले मैं प्लेयरों को कहता हूँ कि कभी आउट होने से, हार जाने से ये दिमाग में ना रखना। देखिए ये चीज तो एक होती ही होती है। आउट हो गया मगर 100 करके आउट हो, मतलब आपके अंदर जज्बा ऐसा होना चाहिए। क्रिकेट में हम भी तो खेलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, 100 में से 99 टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अपने अंदर जब तक प्लेयर अपने अंदर, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, मिडल ऑर्डर हो, जो भी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको नेगेटिव ये है कि ये मेरे साथ नहीं हो, मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, मैं 100 करूंगा, यानी कि आप ऑलवेज पॉजिटिव में जाओ। डजंट मैटर। मैं अब पाकिस्तान इंशाल्लाह लेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये भी चीजें रखे कि हमारे मुल्क में नेट क्रिकेट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही सारी, तो हम वहां जाके बताएंगे हर एक को, राइट। इनको तो ज्यादा चुभन होती है ना, जहाँ आपको तो पता ही है, हमारे नेबर को जो है ना सबसे ज्यादा मुसीबत होती है। और हमारी ये जो इंग्लैंड ये वो है ना, ये वहां के पिट्ठू बन गए। इनको जाके है ना बस वो जिस तरीके से खिलाते पिलाते हैं और बस इनके मजे आ गए। बहुत शुक्रिया जावेद मियां साहब हमसे बात करने के लिए। सलमान भाई, जो न्यूजीलैंड की कुल फ़ौज है ना वो 4000 है। 2000 वो लोग हैं जो मतलब हैं शहरी, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ौज के साथ आ सकते हैं। जो हमने डिप्यूट की थी ना अपनी फ़ौज और रेंजर्स और पुलिस, वो ही लगभग 5000 थी। उनकी फ़ौज से ज़्यादा लोग हमने उस 16 बंदों की हिफाजत के लिए रखे थे। अब दोहरा मेयार देखें कि उन्होंने कहा जी एक थ्रेट मौसूल हुआ। अब कल जब इंडिया वो न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में है, तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन एक थ्रेट मौसूल हुआ कि जी हमला हो सकता है, और सेशन कैंसिल कर दिया गया, वो तो घर नहीं गए। ये दोहरा मेयार, ये जो गोरों का चिट्टों का है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक अरसे से चलता है। देखिए ये जो सिक्योरिटी इशू है ना, ये तो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ना सार साहब। आपको भी पता है कितनी सिक्योरिटी इशू था जनरली। असल में मसला ये है कि एक बाकायदा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबी शुरू की हुई, और वो लॉबी ये थी कि पाकिस्तान इज नॉट ए सिक्योर कंट्री फॉर एनी स्पोर्ट्स, और ख़ास तौर पे क्रिकेट को टारगेट बनाकर किसी तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल ना हो। आपको पता है कि जिस वक्त जिम्बाब्वे श्रीलंका की टीमें आई थी, तो उस वक्त भी ये बावर करवाने की कोशिश की इंडिया ने कि पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, लेकिन वो आए। अब सवाल ये है कि मैं जावेद मियादाद की भी और रमीज़ राजा की इस बात से इतफाक करता हूँ कि हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है। अब इस मातम को छोड़ दें कि जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है, हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाके अल्टरनेट जो है ना वो ऑप्शंस अडॉप्ट करनी है, और आईसीसी के सामने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज करना है कि देखिए ना, आपको सिक्योरिटी थ्रेट आया, आपने किससे शेयर किया, मुझे बताइए, कोई मैकेनिज्म बनाए ना। ये जो 5 मुल्कों की बता रहे हैं, 4 मुल्कों की जो एजेंसीज थी, इन्होंने कौन सी हमसे सिक्योरिटी थ्रेट शेयर की हैं? अच्छा, शेयर कोई नहीं की है। वजह यह है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को तन्हाई में लेके जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान पे एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। ये जो खास तौर पे एक इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान पे एक दबाव डाला जाए, पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो क्रिकेट के बहाने जो असल फैसले हैं उसमें वो पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट करे। तो मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्रिकेट के अंदर जो सियासत आई है, अब उससे आलमी क्रिकेट भी महफूज नहीं रही। यानी प्लेयर ये फैसला नहीं कर रहे। कल आपने न्यूजीलैंड के कप्तान को देखा है, उसने कहा कि मेरे लिए तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो कुछ हुई है। अब ये जो बोर्ड्स हैं, वहां की जो हुकूमतें हैं, वो बड़े बड़े लोग एक फैसला करके खिलाड़ियों को मजबूर करते हैं कि आप क्रिकेट की बजाय हमारी सियासत का हिस्सा बने, और यही इस वक्त क्रिकेट का अलमिया है, जहां क्रिकेट से ज्यादा सियासत ने गलबा कर लिया। खालिद साहब देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान के ग्राउंड को जो सुनसान और वीरान करने की साजिश है, वो श्रीलंका के टूर से शुरू हुई, और अब तो वो रिपोर्ट्स भी आ गई जिसमें ये पता चला कि राह मुलविस है, और राह ने बाकायदा प्लान करके श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किया। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उस दिन ये थ्रेट अलर्ट जारी किया था। उसके बाद भी हुआ ये कि हमारे ग्राउंड तो ख़त्म हो गए, लेकिन हमने T20 भी जीत लिया, हमने वर्ल्ड कप भी जीता, इस सारे उसके बाद भी, ठीक है। तो जो अभी सलमान साहब ने बात की कि जो इंडिया है वो पहले दिन से हमारी क्रिकेट के ख़िलाफ़ चल रहा है, और उसने पहले दिन से हमारी कोशिश की कि तबाही फिरे।
आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा उठना चाहिए यार? हम एक दुनिया की अजीम तरीन कौम है, हम हर फॉर्मेट के चैंपियन रहे हैं, हम टेस्ट में नंबर 1 रहे, हमने T20 जीता, हमने वनडे जीता, हम कोई कमजोर ताकत है? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे भारतीय साजिश है, और दूसरा इस तयशुदा मंसूबे के तहत जो एक ब्लॉक बनाकर जो है एक पाकिस्तान में टीमों को रोका गया, और अभी मज़ीद कुछ टीमों को रोकने की भी कोशिश की जाएगी। और उसमें देखिए कि इंग्लैंड ने तो सान फरामोशी की बड़ी मिसाल कायम कर दी है कि पाकिस्तान 1 साल पहले जब इंग्लैंड में टीम गई थी तो वहाँ पर जो कोविड के बदतरीन हालात थे, उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वहाँ पर जाकर खेला, और वहाँ पर जो हमारे खिलाड़ियों को सहूलियात दी गई थी वो इंतहाई जो है वो ख़राब थी। और दूसरा, उन्हें एक 3 स्टार होटल में उनको वहाँ पर ठहराया गया था, जिस पर टीम ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन हमारा जो PCB के आला हकाम थे उन्होंने उनको तसल्ली दी, और उसमें ये वादा किया गया था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान 1 साल बाद जाएंगे और वहाँ इंग्लैंड की टीम जो है वो भी खेलेगी। और दूसरा राणा साहब, इसमें देखें कि सिक्योरिटी के तो फूल प्रूफ इंतजाम थे। वज़ीर-ए-आज़म ने टीम की सिक्योरिटी के लिए आर्मी की भी मंजूरी दे रखी थी, लेकिन ये है कि ये एक साजिश और मंसूबा था जिसके तहत सारा टीमों को रोकने की कोशिश की गई। और दूसरा, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अब जो खिलाड़ी हैं वो भी पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और इन वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करूंगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, फिर उसके बाद उस तरफ चलते हैं। रिपोर्ट देखिएगा। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर ने डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़म स्वाति का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सीगाए राज हैं। इलेक्शन कमीशन मफलूज था, इसलिए कड़वा घूंट पी कर तकर्रुर किया। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की। इनको कितने नोटिस मिले जो मुझे दिया जा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन का हमें पास न होता, उसकी तौकीर का हमें ख्याल न होता, तो कभी भी हम आपका तकर्रुर न करते। हमें पता था बड़े मियाँ उसके जेब की आप गड़ी हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। इसलिए इस इदारे को तबाही से बचाओ। 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्तर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले? आज मुझे नोटिस दे रहे हो। इस मौका पर मशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने इंतखाबी इस्लाहात पर ओपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ओपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे। बाबर अवान ने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी शफाफियत के अलावा कोई और मकसद हासिल करना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर उठाए गए हुकूमती सवालात के बाद इस ओहदे का तकाजा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो अपने आप को न्यूट्रल साबित करें या फिर अपने ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपने रिपोर्ट सुनी और ये पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है और वफाकी वुज़रा बराबर एक ही बात कहे जा रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं। और बल्कि कल तो स्वाति साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया कि जो चीफ साहब हैं वो किसी की जेब की घड़ी और किसी के हाथ की छड़ी हैं। तो इसके बाद तो अब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी जो पोजीशन है उसकी वजाहत करनी पड़ेगी। सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है और आलमोस्ट तमाम जमातों ने लगाया। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी, उसके बाद तो अब मुझे यही लगता है, पहले मुझे उम्मीद ये थी कि किसी ना किसी तरह ये जो वॉर ऑफ वर्ड चल रही है ये
पार्लियामेंट में जाके इसको कोई सोल्यूशन इसका होगा, हल होगा और ये रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता ये है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरपर्सन हैं उनको कोई ना कोई अपनी वजाहत करनी पड़ेगी कि इल्ज़ाम बहुत सीरियस है और इस मामले को अब मैं एक कॉम्प्रोमाइज के तरीके से हल होता नहीं देख रहा। लेकिन जहाँ तक मेन इशू है वो तो अपनी जगह रहेगा और उसको तो सोल्यूशन पार्लियामेंट में होगी, और वो है कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं। अली जफर साहब, शफीक अवान बोल रहा हूँ। ये बताइएगा कि ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये किसी बाकायदा गोल पे, एक टारगेट पे है। कोई भी इलेक्शन कमीशन हमने इतने देखे हैं कि वो किसी तरह गवर्नमेंट के इस तरह फेस टू फेस नहीं आते। और फिर यही मुस्लिम लीग नून थी, यही अपोजिशन थी जिसको इसी इलेक्शन कमीशन से गिले थे कि उन्होंने इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं कराया। तो अचानक क्या उन्होंने लॉलीपॉप गोली दे दी कि वो उन्हीं का राग लाप रहे हैं? और क्या आपने कभी ये देखा सुना था, आप भी जाने एक हिस्टोरियन है, कि किसी इलेक्शन कमीशन या कोई इदारा जो इस तरह फेस टू फेस हुकूमत के सामने आए, और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं इसका सोल्यूशन भी है, और लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। हमें आइन को समझने की जरूरत है, और हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम और इलेक्शन का, जमहूरियत का सिस्टम, उसके ऊपर जरा थोड़ा देखने की जरूरत है। और वो ये है कि आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक सोल अथॉरिटी दिया है, एक्सक्लूसिविटी दी है, और उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आइन के तहत कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदारी है, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की जिम्मेदारी है। उसके नीचे सारी इंस्टीट्यूशन काम करती है। हुकूमत के पास एक और हक है आइन के तहत, और वो है कि वो पॉलिसी बनाए। तो हुकूमत पॉलिसी बना सकती है, और हुकूमत की पॉलिसी पे कोई और जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई हो, वो तनकीद नहीं कर सकती। अच्छा अली जफर साहब, सवाल पैदा होता है, जी, हमने पॉलिसी बनाई हुकूमत ने कि हमने ईवीएम मशीन लेके आनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतराज करना उनका हक है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको बुलाया गया था पार्लियामेंट कमेटी। अब हल क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन इतराज कर रहा है और हुकूमत एक पॉलिसी पे इंसिस्ट कर रही है, तो इसका हल आइन में ये कहा गया है कि आप फिर उस किस्म की सिचुएशन में पार्लियामेंट पे, ज्वाइंट हाउस में जाते हैं। ज्वाइंट हाउस का मतलब है सेनेट पूरी की पूरी बैठेगी, पूरी की पूरी पार्लियामेंट बैठेगी, और यही सबसे सुप्रीम कोर्ट है इस किस्म। अच्छा अली जफर साहब, ये बताइए, कल बाबर अवान साहब ने बाकायदा ऑफर की है अपोजिशन जमातों को, और कहा कि हम एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे दोबारा अपोजिशन को दावत देते हैं कि वो इन मामलात पे आके हमारे साथ बैठें। आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन इस दावत को कबूल करेगी? देखिए, मैं तो हमेशा पुरुमीद होता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में कोई किसी किस्म को आप किसी हतमी फैसला नहीं कर सकते कि ये होगा या नहीं होगा। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, सियासत की का नाम है कि कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। उम्मीद तो मुझे है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से देखा है, पार्लियामेंट्री कमेटी का भी मैं मेंबर रहा हूँ, तो वहाँ हम करीब तो आते थे किसी ना किसी समझौते पे, किसी ना किसी कैलकुलेशन पे, लेकिन वो एंड ऑफ द डे वो फिर उस पर एक पोलिटिकल डिवाइड हो जाता था, एक सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो जाते थे कि वो इशू जो मेन था वो उस पर डिस्कशन होती नहीं थी, और वो दोनों पार्टीज अपनी अपनी साइड पे चले जाते। तो मुझे लगता ये है कि उम्मीद तो ज़रूर है, लेकिन जो अगर मैं हक़ाइक़ देखूँ, शायद मैं कहूँ कि ये शायद मुमकिन नहीं। इवेंचुअली जिस तरह मैंने कहा, फैसला इसका पार्लियामेंट ज्वाइंट हाउस नहीं करेगा। ठीक। अली जफर साहब, मैं खालिद क्यों बोल रहा हूँ, आइन के तहत पार्लियामेंट एक बालादस्त अदारा है, और अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है तो क्या अदारे और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन उस कानून साजी पर अमल दरामद का पाबंद नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं बता रहा था कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, उस पर एतराज़ कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आइन में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं वो उसी कानून के तहत कराने हैं
जो कि पार्लियामेंट बनाएगा, ये आइन में लिखा है। ठीक सर। पार्लियामेंट जब अपना एक कानून बना देगा, जो भी कानून बनाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो उसको फॉलो करना होगा। वो अलग बात है कि तारीख फैसला करेगी कि पार्लियामेंट का फैसला जो कानून था वो दुरुस्त था या नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट एक बार कानून बना दे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उस पर सवाल नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक सर। सर एक सवाल ज़रा इलेक्शन कमीशन से हटके है सर। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए 26वीं आईनवी तरमीम का बिल तैयार है सर, कब तक पेश हो जाएगा, कुछ आप बता सकते हैं? ये बहुत अहम बिल है और इस पे बहुत डिबेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये भी नहीं करना कि हम जो यूएन रेजोल्यूशन हैं उसको हम किसी तरह इफेक्ट करें हमने। और उसके बाद बहुत जरूरी है कि ये बिल लेके भी आया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो बार बार उनकी वजह है और जरूरत भी है कि वो एक बार उनका सेटल हो जाए मामला और वो पाकिस्तान का एक प्रॉपर तरीके से सूबा बन जाए। तो ये बहुत अहम बिल है, इसको डिबेट करने की जरूरत है और ये पार्लियामेंट में जल्द आने वाला है। जी बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर जफ़र साहब हमसे अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की सोलो फ्लाइट शुरू हो चुकी है, पंजाब के दौरे पे वो निकल गए। मरियम साहिबा जो हैं वो घर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, क्या असल गेम क्या हो रही है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। कश्मीर के ज़ाफ़रानज़ारों से उठने वाले संतूर के सुर जब महकते हैं तो वतन किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अली रज़ा के संतूर से जो धुन निकलती है उसमें कश्मीर की आज़ादी की उमंग भी है और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी। जी वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब जो बयानिया की जंग है उसमें से टकराते हुए अपनी जगह बनाते हुए पंजाब के दौरे पे निकल पड़े और ऐसा लगता है कि अब उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्होंने फ्रंट से डील करना है
और मरियम साहिबा को जो है घर बैठ के और सिर्फ ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून को लेके कैसे चलते हैं, लेकिन अंदर खाने जो सियासत चल रही है उसमें जावेद लतीफ़ साहब का ताज़ा तरीन जो बयान आया वो ये कि सियासी जमातों के अंदर शोकास तो नहीं होते। और मैंने तो मरियम साहिबा से जो बात करनी होगी कर लूँगा। आज मुल्तान के दौरे पर शहबाज शरीफ साहब, शफीक साहब, आप नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब ने अब तय कर लिया कि भाई मैंने अपनी बस को लेके खुद चलना है और मैंने किसी का ख्याल नहीं करना कि मैं उसके साथ लटकूं या उसके साथ लटकूं। जावेद लतीफ़ जैसे हर्डल भी उन्होंने देखा जाए तो अपनी पार के साथ कुचल दिए और उन्हें मजबूर किया कि आप शोकाज वसूल करें और इसका जवाब दें। देखिए, बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ डोमिनेट कर गए हैं, लेकिन असल जो पावर वहाँ पे जो हमारे बैठे हैं ना, अपना लंदन में बैठे हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेटी मरियम नवाज़, वो सारा इशू को तमाम पावर उसके पास है। अब कल शहबाज शरीफ ने दोबारा शो का नोटिस इशू हो गया, फिर हमने कल के प्रोग्राम में बताया कि वो नहीं कर रहे थे एहसान इकबाल साहब, वो भाई से उन्होंने करके नोटिस करवाया। अब ये जो कल जो उन्होंने शिरकत की उसमें मरियम नवाज़ भी थी, उस पर अपना वीडियो लिंक पे थी। यानी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनको एब्सोल्यूट पावर या उनको फ्री हैंड नहीं देंगे। हर जगह पंजाबी की कहते हैं लुच तलेंगे वो, क्यों जो साहब जी लुच तल रहे हैं वो। अब शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई जितना मुझे मौका मिल रहा है इसमें मैं अपने रूट्स बनाऊं, जो मेरे बंदे हैं। मैं जैसे बार बार प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि आगे जो इलेक्शन में पार्लियामेंट बोर्ड बनेगा उस असल गेम वहाँ तक जाएगी कि भाई कौन टिकटें देगा, कौन क्या करेगा। शहबाज शरीफ इस तरह ठोटे खादियाँ रुलदियाँ बिलदियाँ वो अपना वक्त निकालेंगे, लेकिन उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलेगी, ये चीज़ तय है। और जो उनके साथ है मोहम्मद मालिक मलिक अहमद सक्का हमारे साथ है, वो एक और टीवी में यही बातें कर रहे थे और वो जिच कर दिया उन्होंने, एंकर ने। उसने कहा यार मैं, उसने ये नहीं कहा, ये कहलवा नहीं सका कि मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं हूँ। यानी डिवीजन पूरी है, लेकिन सोलो फ्लाइट कहाँ तक चलती है, कब वो बड़े भाई फिर दोबारा रखना डाल देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सलमान साहब, आप नहीं समझते कि अब मुस्लिम लीग नून एक ऐसे दोराहे पे आ गई है जहाँ पे उनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है, और सर्वाइवल में उन्होंने ये तय करना है कि दीवारों से सर टकरा के, सर पे पट्टियाँ बांध के और उन्होंने राइवेंट बैठना है, या शहबाज शरीफ की तक जो पर कल मैंने शॉर्ट सुनाया एक जुमला, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन आ रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे और इदारे उसकी वो करें, और आखिर में उन्होंने एक जुमला कहा कि और मुफाहमत क्या होती है। तो इससे वो तो क्लियर कह दिया मैसेज उन्होंने। बात बड़ी सादी सी है, 2023 का इंतखाब शहबाज शरीफ की उसके ऊपर नजर है, और शहबाज शरीफ को ये पता है कि अगर हमने इस इम्तिहान में कामयाब होना है तो हमें अपनी मफाहमत की सियासत को बालादस्त करना होगा, और ये जो मुजाहमत है, टकराव की सियासत है, इससे जान छुड़ानी होगी। लेकिन सवाल वही है कि मफाहमत और मुजाहमत के दरमियान जो खुद एक टकराव दो खानदान के दरमियान, यानी खानदान के दो फैमिलीज के दरमियान चल रहा है, उसका अमली नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है शफीक अवान की कि उन्होंने इनको छोड़ना नहीं है, मरियम वगैरह ने, वो उनका पीछा करते रहेंगे और शहबाज शरीफ उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को सिर्फ एक एडवांटेज जो बुनियादी तौर पर हासिल है कि वोट बैंक अगरचे PMLN की नवाज शरीफ साहब के पास है, लेकिन जो अरकान असम्बली की ताकत है ना, वो शहबाज शरीफ साहब को हासिल है, क्योंकि MPs MNAs चाहते हैं कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो टकराव की बजाय मफाहमत की सियासत के साथ एंटर हो और ये परसेप्शन बिल्ड करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि हम आपके साथ सॉफ्टली काम करना चाहते हैं, ये वो मैसेज देना चाहते हैं। अब आपने कहा ना कल जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा और मेरी मफाहमत क्या है, मैं तो मुनसिफाना इंतखाब चाहता हूं। अब वो मुनसिफाना इंतखाब से क्या मुराद है? मुनसिफाना इंतखाब से मुराद है भाई हमें भी हिस्सा दे दें इख्तिदार के अंदर, हम भी खड़े हैं राहों में, अगर आप हमें हिस्सा दे देंगे तो वो सिलेक्शन को हम मफाहमत भी समझ लेंगे, उसको एक शफाफ इलेक्शन भी मान लेंगे। तो सारी लड़ाई 2023 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ की ये है कि हमें पॉलिटिकल हिस्सा जो है ना वो दिया जाए। जैसे आपने सिंध में पीपल्स पार्टी को एक सूबा मिला हुआ है, इसी तरीके से एक सूबा अगर हमें मिल जाए तो हम भी इस नौकरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। एक तो आप अंदर की कोई बात हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो सलमान ने कहा कि हमें भी हिस्सा मिल जाए, ये लोग अगर इन्होंने हिस्से ही मांगने हैं और इन लोगों ने कहना कि हमें भी बीच में से कुछ मिल जाए, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का इलेक्शन, अवाम का वोट, जमहूरियत और जो नॉर्म्स हैं, अखलाकियात हैं, वो कहाँ स्टैंड करती है? अच्छा देखिए, कल जो इजलास हुआ है गुजरांवाला डिवीज़न का मुस्लिम लीग नून का, उसमें बड़ी एक पेशरफ्त हुई है कि जो शफाफ इलेक्शन का रास्ता शहबाज शरीफ साहब मांग रहे हैं
कल पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी ये रास्ता मांगा है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो सूबाई सदर हैं उनके राणा सनाउल्लाह, उन्होंने इजलास में तो इस हद तक कह दिया कि हमें शफाफ इलेक्शन के लिए, इस रास्ते के लिए किसी से भी मुज़ाकरात करने पड़े, ख्वाह एस्टेब्लिशमेंट से भी करने पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद जो दोनों बयानिए हैं मज़ामत के और मफामत के, उनकी जंग ख़त्म नहीं हुई। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने असर्ट किया है, उनका ग्रुप ताकतवर बाहर नज़र आया है, लेकिन दूसरे ग्रुप ने भी अपना काम छोड़ा नहीं। और जिस तरह जवेल लतीफ़ को जो मुफाहमती ग्रुप है, उन्होंने जो नोटिस जारी करवाया है, शोकाज नोटिस जारी करवाया, तो एक नोटिस जो है मज़ामती ग्रुप भी जारी करवाने की तैयारियां कर रहा है। वो नोटिस ये है, वो नोटिस ये तैयार हो रहा है कि कल इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि गुजरांवाला तो हमारा गढ़ था, और वहां पर जो है इसी तरह गढ़ था जैसे लाहौर गढ़ है, तो वहां कंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तें थी, तो वहां नून लीग कैसे इलेक्शन हारी, क्यों हारी, किसकी वजह से हारी? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं उसकी इंक्वायरी कर रहा हूं। तो वहां इलेक्शन हारने की बड़ी वजह जो है, वो शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी दस्ते रास्त हैं अताउल्लाह तारड़, उनके बाई जो हैं इस हलके से एमपीए हैं, और वहां जो टिकटें हैं 10 की 10 वो उनके भाई की तरफ से तकसीम की गई थी, और उसका जिम्मेदार जो है अताउल्लाह तारड़ के भाई को करार दिया जा रहा है। और चंद रोज तक लग रहा है कि उनको भी शो का नोटिस जारी हो जाए। बिल्कुल। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट पेश की गई थी ना, जो कुछ चल रहा है वो मुफातिम फार्मूले पे नहीं आ रहा है। उन्हें कहा गया था कि जो जिस रास्ते पे अब चल पड़े 2023 में इलेक्शन में मुस्लिम लीग किसी चीज़ की उम्मीद ना रखे, और यही पूरी सब पार्टी ने कहा कि आप इसको शहबाज शरीफ को इजाज़त दें कि वो अपनी गेम करें, वो पॉलिटिक्स आगे करें, ताकि 2023 में मेरे को हिस्सा मिल सके। एक ग्रुप था कहता है कि नहीं मिलता ना मिले, लेकिन फिर ये हुआ कि अगर 2023 में हिस्सा नहीं मिला तो सीधे रुल जाएंगे, इसलिए शहबाज शरीफ थोड़े एक्टिव। वैसे रूल तो वो गए हैं ऑलमोस्ट, 4 साल नहीं आई ना, 2023 में सलमान साहब देखिए, पाकिस्तान में ये पूरी दुनिया में जो जमहूरियत है वो कायम होती है इलेक्शन से। अब जो कुव्वतें इलेक्शन से बाला बाला अपने रास्ते तलाश कर रही होती हैं और ख़ुद को जमहूरियत के चैम्पियन भी कह रहे होते हैं, एक तरफ वो गाली भी दे रहे होते हैं और एक तरफ पैर भी पकड़ रहे होते हैं। सुबह वो मीडिया के सामने भड़के मार रहे होते हैं, रात को वो जाके पैर पकड़ रहे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में जो सलमान, मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि शहबाज शरीफ को मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि वो इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के इलेक्शन लड़के वो चाहते हैं कि वो असेंबलियों का हिस्सा बने। शहबाज शरीफ को एक बात का पता है कि अगर कोई पॉलिटिकल हिस्सा मिलेगा तो इसी सिस्टम के अंदर से मिलेगा ना, और इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए वो कुछ मफाहमत के साथ मामला तो तय करके आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि सियासी जमातें जो हैं, एक तरफ तो जमहूरियत की बातें करती हैं, दूसरी तरफ वो गेट नंबर 4 की तरफ देखती हैं कि वहां से हमें कोई हिस्सा मिल जाए ताकि हम अपना काम चला लें। और ये सियासी जमातों की जमहूरियत का सबसे बड़ा, अगर आपने अंदाजा करना है ना, तो आप सबसे पहले इन सियासी जमातों की दाखिली जमहूरियत का मामला देख लें कि इनके अपने अंदर कितनी जमहूरियतें हैं, कितना इन्होंने इन चीजों को खानदानी मामलात तक लपेटा हुआ है। और आज तो ये हालत है कि आपने देखा कि बड़े बड़े सिक्काबंद लीडर जो हैं, जिनकी 50-50, 60-60 साल की सर्विसेज है पॉलिटिक्स में, वो बच्चों के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो ये जो जमहूरियत का मॉडल हम पेश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी तो क्रिटिसाइज होना चाहिए ना। कि ये कौन सी जमहूरियत है भाई? ये तो एक खानदान को, एक ग्रुप को, एक चंद अफराद को, 62 लोगों को तकवीयत देने का नाम है, जिसको आपने जमहूरियत का नाम ले दिया है। इसलिए ये सब देखने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर है, जब तक आप उसको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आएगी। खालिद साहब, साद रफीक का एक याद होगा आपको इंटरव्यू, जिसमें उनसे जब पूछा गया कि जी आप इतनी मेहनत करते हैं, जेलें काटते हैं, अब ये जो इलेक्शन लाहौर का है वो क्रेडिट साद रफीक को जाता है, जिसने सोलो इलेक्शन लड़के जीता, और उसकी जीत को मानना चाहिए। उनसे जब कहा गया कि आप क्यों नहीं वजीर आला बनते, तो वो चुप हुए, खामोश हुए, और उसके बाद कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये जो सियासी जमातें फ्रेंचाइज हुकूमत की तरह चलती हैं और अपने गुलामों को ओहदे दिए जाते हैं, अपने गुलामों को आगे बढ़ाया जाए, भाई वजीर आजम है, भाई छोटा भाई वजीर आला है, एक भाई जो है वो है, बेटा जो है वो है, बेटी वो है, ये खानदानी निज़ाम जो है, ये क्या इसी को जमहूरियत कहते हैं? देखिए, साद रफीक साहब की आपने बात की, तो जब साद रफीक साहब रिहा होकर आए जेल से, तो हम उनको मिलने के लिए गए और रिहाई पर हमने मुबारकबाद दी उनको।
तो वो हम 2-3 जर्नलिस्ट थे, तो हमें अलग एक कमरे में ले गए, तो वहाँ नून लीग का कोई और बंदा नहीं था, तो कहने लगे बड़ी गलती हो गई, अच्छा, जेल जाकर बड़ा नुकसान कर लिया, अब नहीं जाना। तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा है अपना कंटोनमेंट में, वो मज़ामती बयानिए पर नहीं लड़ा, हाँ बिल्कुल नहीं लड़ा, काम की बुनियाद पर जो है उन्होंने खिदमत की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने ये जो मज़ामती बयानिया है उसको रद्द किया। और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो खानदानी सियासत है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पंजाब असेंबली की ही हम आपको एक मिसाल देते हैं कि ऊपर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, सूबे में हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल के दौरान पेल डार्ट की आप रिपोर्ट उठाकर देखें कि सबसे कम जो हाजिरी है अब वो हमजा शहबाज साहब की है बतौर अपोजिशन लीडर, यानी 5%। आपको पता है ख्वाजा साद रफीक बनना चाहते थे पंजाब के अपोजिशन लीडर, तो लेकिन कुर्रा फाल उसी खानदान का डिजर्व करते थे, ख्वाजा साद रफीक डिजर्व करते थे। अच्छा जी, शफीक अवान साहब, गिलगित बल्तिस्तान का जो अभी मैंने सेनेटर साहब से भी पूछा, ये क्या तरमीमी बिल क्या है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए, मैंने फिर आगे जाना है। ये तरमीमी बिल ये है कि जिस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हमारे केपी, हमारे सूबे, इस तरह के बिल्कुल नया सूबे का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। इसमें सेनेट की जो है वो 8 सीटों की तजवीज़ है कि 8 सीटें सेनेट की, उसमें 2 टेक्नोक्रेट हैं। अब देखें जो वहाँ पार्टी पोजीशन है GB असेंबली में, उसमें तो 8 में से 6 तो कम से कम एडवांटेज PTI को आ जाएगी ना। उस तरह कौमी असेंबली के 6 सीटें वहाँ, 6 से 8 सीटें वहाँ ये अपना ऐड करने की तजवीज़ है। अब जो इस वक्त से चल रही है पॉलिटिक्स चल रही है, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है उसमें PTI आ गए, उसमें PTI को बेनिफिट होगा, फिर वहाँ हाई कोर्ट बनेगा, फिर पूरे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें ज़ाहिर है अपने चीफ सेक्रेटरी बाकी पूरा ब्यूरोक्रेसी बनेगा, सारा सेटअप बनेगा। अब उसका जो मेन बेनिफिट ये है कि जो सेनेट में वो आज रोज़ कहते हैं कि हम ये अदम एतमाद ले आएंगे, कौमी असम्बली में अदम एतमाद ले आएंगे, इस तरमीम 26 तरमीम पास होने के बाद वहाँ अगर 8 सेनेटर आ जाते हैं, 6 इनको मिल जाते हैं, कौमी असम्बली को 6 में से चले 4-5 इनको मिल जाते हैं, तो 2023 तक जो है PTI की हुकूमत जो स्टेबल हो जाएगी, वो उससे कोई खतरा नहीं होगा। बिल्कुल इसका मेन ये है, और ये बुरी सूबा बना रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी एक और क्लास भी है कि इंडिया या दुनिया ये ना समझे कि हम इसको अपना जम कर रहे हैं। ये एक इंतजामी तरीक़ेकार है कि इंतजामी जिस तरह ये इसको ना समझा जिस तरह कि इंडिया ने कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, इसकी जो शवाबदीद या जो दूसरा आज़ादी है वो UN रेजोल्यूशन के मुताबिक ही होगी। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, इदारिया की तरफ चलते हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस, डॉन का, ट्रिब्यून का जो इदारिया है उसका लुबे लुबाब मैं आपको सुनाता हूँ कि 40 बसें ग्रीन लाइन की जो है वो आ गई, और एक बुनियादी मसला है कराची का ट्रांसपोर्ट। मैं वहाँ जाता हूँ, आप जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा मसला है। फिर उसके बाद ये कि माजी में बढ़ के तो बड़ी मारी पीपल्स पार्टी ने भी, बाकियों ने भी, और एक बस पिछले 20 साल में एक नई बस का इजाफा नहीं किया गया। अब कराची वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा है, 35 साल से सिंध के ऊपर वो हुक्मरान है, लेकिन इसके बावजूद जो विफाक ने वादा किया था उसका आगाज़ हो गया। 40 बसें आ गई, 40 मजीद आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो विफाक का कंट्रीब्यूशन है उसका आगाज़ हुआ, और कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, पिछले 13 वर्ष से तो कम से कम पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूस हुकूमत है ना। ठीक, इन 13 वर्षों के अंदर कराची में क्या मिला पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत में कराची के लोगों को? ये बदकिस्मती से जो MPM और पीपल्स पार्टी की आपस की बाहमी लड़ाई थी, एक उसका नजला गिरा, फिर बाद में PTI को बरतरी मिली, तो फिर सिंध हुकूमत ने PTI से अपना गुस्सा निकाला और कराची के लोगों को मफलूज करके रख दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए, कराची का जो निज़ाम है वो तितर बितर कर दिया, और वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको भी मफलूज करके रख दिया। आपको पता है साबिक मेयर जो है वसीम अख्तर के पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं थे। असल में 18th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से पावर डिवॉल्व होनी चाहिए थी वो तो उन्होंने नहीं की। अब उसकी वजह से जो वहाँ पे मसला आ रहा है, 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज आया जो वफाकी हुकूमत ने जारी किया। पीपल्स पार्टी कहती थी हमें दे दें ताकि हम ये पैकेज हमारे साथ चले, जबकि PTI वाले कहते थे कि वफाकी हुकूमत इसमें लगाए। अब ये जो चीज़ें इनिशिएटिव ली जा रही हैं, जिसका आपने 40 बसों की बात की है, बुनियादी तौर पर आप सूबाई हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें, कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां तो उनका मैंडेट ही नहीं है।
उनके पास कोई बड़ी बर्तरी नहीं है, वहां मैंडेट तो पीपल्स पीटीआई के पास है या एमकेएम के पास है। अब वफाकी हुकूमत को इसके अंदर कूद के अपने मैदान में निकली है ताकि कुछ मामलात के ऊपर पेशरफ्त की जाए और अगले 2023 के इंतखाब में इस परसेप्शन को बिल्ड किया जाए कि वफाकी हुकूमत ने कराची में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है शफीक साहब, रोजनामा दुनिया का कालम है खुर्शीद नदीम साहब का, तालिबान के हवाले से वो कहते हैं कि तालिबान ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है और ये हकीकत है कि अब उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और तालिबान को बदलने की कोशिश जो माजी में की गई अब दुनिया को उस तरह नहीं करना चाहिए और उस पर मुकम्मल एतबार करना चाहिए। मैं एक जुमला आपको कह के कि देखें तालिबान के आने के बाद क्या हुआ, जब रूस गया तो अफ़गानिस्तान तो रूस टूट गया। अब अमेरिका की सूरत हाल ये है कि अमेरिका की इकॉनमी बहुत बुरी तरह हिली, उसके बाद जो नेटो है वो टूट फूट का शिकार है। अमेरिका ने अपनी इकॉनमी बचाने के लिए अपने दोस्त अलाई जो है फ्रांस, उसकी गर्दन पे पैर रख के ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आप हमसे आप दोजे खरीदें, जिसके बाद अब फ्रांस और अमेरिका और इंग्लैंड ये आमने सामने और नेटो भी जो है वो टूटने वाला है। तो तालिबान की हकीकत जो खुर्शीद नदीम साहब ने कही वो तो दुनिया को माननी पड़ेगी कि उन्होंने तो दुनिया को तब्दील कर दिया ना। बिल्कुल, ये देखें ना, ये जो खुर्शीद साहब हैं ये बड़ा अच्छा लिखते हैं, डेप्थ लिखते हैं और मोस्टली लिखते हैं इंटरनेशनल इशूज़ पे। इन्होंने वही बातें हाईलाइट की हैं जो हम अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं कि आप तालिबान को रिकगनाइज करें, उनको मौका दें, उन पर चढ़ाई ना करें, उनके गन पॉइंट पर ना आप चीज़ें करें कि भाई अब डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि वहाँ के जो औरतों के हकूक़ हैं लेट देम डिसाइड, उनका मुल्क है, यूरोप और किसी और का नहीं है। ये उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने कॉलम लिखा है कि आप तालिबान को डिसाइड करने दें, उन्हें अपना पॉलिसी वजह करने दें, क्या करना है, ये उनका मुल्क है, हमें उससे इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है खालिद क्यूम साहब, टॉप ट्रेंड जो था वो था एब्सोल्युटली नॉट। आप समझते हैं कि इस एक जुमले ने इस खित्ते के अंदर बहुत असरात, पूरी दुनिया के अंदर ये जुमला जो है गूंजा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब क्लियरली कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, अब ये जुमला तारीख़ का हिस्सा बन गया और टॉप ट्रेंड का भी हिस्सा है और पाकिस्तान को अब मुश्किलात का सामना है सर। लेकिन ये कि बड़ी कौमें जो दुनिया की अजीम कौमें होती हैं वो तकलीफ़ें, मुश्किलें, चैलेंजेस बर्दाश्त करके तो अजीम बनती हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जब से इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तो उस वक्त से हमें मुआशी जो मैदान है वहाँ पर भी मुश्किलात का सामना है। इस खित्ते के अंदर जो हालात रूनुमा हो रहे हैं उससे भी मसाइल का सामना है और दूसरा भारत की तरफ से जो आए दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं उससे भी हम जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो अगर आप देखें कि क्लाइमेट चेंज तक देखें तो हर सतह पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक रोल और किरदार जो है वो नज़र आता है और हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर वज़ीर आज़म की क़यादत में जो है काबू पा लिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम ज़रा थोड़े से सीरियस ज़्यादा हो गए। एक मैंने आपको एक खासे की चीज़ सुनानी है, वो दिखानी भी है और वो एक शॉट है इंडियन चैनल का। मैं चाह रहा हूँ हंसते हंसते प्रोग्राम का इख्तिताम करें, शॉट देखिएगा जरा आप। On the 5th floor of the Serena Hotel, I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Last night when I challenged your sources, and then in a counter reply, you said that on the Serena, 5th floor of the Serena, there is ISI guys who are staying over there on the 5th floor of the. आपने कहा था ना 5th floor का. And then when I checked, when I get to know from my sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th.
ये जी पाकिस्तान तो भाई भली है। मैं तो समझता था कि दुनिया में जो जाहिल है वो कहीं छुपे होते हैं, वो मुझे तो अब पता चला कि इंडिया की स्क्रीन के ऊपर बैठे होते मीडिया हैं। पे ये आज ये राणा साहब उसी तरह का मजाक है जिस तरह वादी पंजशेर के बारे में जी जी ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। आज जो है 21 सितंबर है और आज के दिन और रात दोनों का दौरानिया जो है वो एक हो गया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर जो तबकात का दौरानिया वो भी ख़त्म हो जाए और हम सब एक सफ में खड़े होकर पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ें। गरीब अमीर होना कोई अलहदा चीज़ है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स की बाल रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है इमरान खान इसी पे बात करें, क्योंकि अमरीकी सहाफ़ी ने ये कहा है कि मैंने इनखला के हवाले से पूरी दुनिया के रहनुमाओं से बात की, सिर्फ एक बंदा था जो इंसानियत की बात कर रहा था, उसका नाम इमरान खान था। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।